हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले हमने आपको सेल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और सेल के चैप्टर को भी हमने अच्छे से पढ़ाया था। अब हम आपके लिए लाए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना तय है। तो अगर हम देखें कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सेल डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब उसके अंदर 2n से 2n वाली सेल बनेगी। अगर n वाली हिप्लॉइड में हो रहा है तो हिप्लॉइड वाली सेल बनेगी, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो रिडक्शन है, जो हाफ होता है वो नहीं होता है। जबकि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि यदि आप 2n सेल में मियोसिस डिवीजन कराओगे तो उससे क्या मिलेगा, हिप्लॉइड मिलेगा, मतलब 2n से 4 सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये फ्लो चार्ट में आपको पूरा चैप्टर कवर है, हम उसको डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको एक ओवरव्यू इस चैप्टर का हम आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, दो प्रकार का, एक तो है आपका मियोसिस और एक है आपका माइटोसिस, है ना। माइटोसिस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो माइटोसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन होगा। मतलब देखिए, इसके अंदर अगर ये सेल, सबसे पहले इसकी स्टेज कौन कौन सी होती है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, और सबसे पहले जो होता है वो होता है इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेटरी सेल, मतलब फेज। उसके अंदर सेल अपने आप को माइटोसिस डिवीजन के लिए तैयार कर रही होती है। जैसे आप कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं, लेडीज लोगों को ज़्यादा समय लगता है, तो ऐसे ही भैया ये सेल डिवीजन में माइटोसिस अगर होना होगा तो उसके लिए पहले इंटरफेज आएगा। तो इंटरफेज में क्या करेगा, सेल अपने आप का साज श्रृंगार करके शादी के लिए तैयार होगा, यानी कि डिवीजन के लिए तैयार होगा। फिर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में पहला फेज प्रोफेज होगा। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, मैंने आपको पहले ही सेल वाले में बताया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर अनडिवाइड सेल की बात करोगे, मान लो ये सेल पड़ा है ना, जो अनडिवाइड है, तो इसके अंदर जो तुम्हें दिख रहा है ये नेटवर्क, ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन है। और जैसे ही क्रोमेटिन थोड़ा सा क्या होगा, कंडेंस होगा, तो ये क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जब और कंडेंस होता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम्स। क्या बनता है, क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें कंडेंसेशन, उसका संघनन क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है ना। तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल का जो संघनन है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रोफेज के अंदर ही क्या होगा कि अब ये सेल का डिवीजन होना है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जैसे है और गोल्जी बॉडी है, अदर ऑर्गेनेलीज है, तो उन ऑर्गेनेलीज का क्या होगा, डिसअपीयरेंस हो जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, अपने आप को समाप्त करना शुरू कर देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपने आप को क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसी इंटरफेज में डीएनए अपना क्या हो जाता है, डबल हो जाता है इस सिंथेसिस फेज के अंदर, और उसी समय न्यूक्लियस में डीएनए डबल होता है, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, और आपके साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, प्रोफेज के बाद जैसे मेटाफेज आएगी तो कंडेंस जो क्रोमोसोम है, कंडेंस जो स्ट्रक्चर हो गए, वो क्या करेंगे, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। जैसे आप स्कूल की प्रार्थना के लिए, कॉलेज के कभी भी कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो लाइन लगती है, तो हर एक विद्यार्थी के भैया फर्स्ट ईयर की ये लाइन है या फर्स्ट क्लास की ये लाइन है, तो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि लाइन में क्रोमोसोम अपने आप को एक सेंटर की लाइन में अरेंज कर देते हैं। वो कौन सी है, आपकी मेटाफेज है। मेटाफेज के समय ही आपके क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। देखिए, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया और ये इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है काइनेटोकोर से। कहाँ अटैच होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पाया जाता है, तो इस सेंट्रोमियर के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इसका जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, फिर मेटाफेज में जैसे स्पिंडल फाइबर, अब जैसे मुझे रस्सी से एक तरफ यहाँ से बांध दिया और एक तरफ यहाँ से बांध दिया, तो क्या होगा कि मेरे दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा गया एक पोल की तरफ, दूसरा टुकड़ा गया दूसरे पोल की तरफ। तो इस क्रोमोसोम्स को क्या हुआ, एक इधर से बांधा एक इधर से बांधा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोजिट पोल की तरफ खींच लेगा। तो वो है आपकी एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके अपोजिट पोल्स में, है ना, स्पिंडल फाइबर की मदद से क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं और जाना चालू कर देते हैं।
फिर अगर टीलोफेज की बात करोगे तो ये जो आपका है क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हुआ, अपोजिट पोल पे आकर पहुंच गया। अब ये अपोजिट पोल पे आ गया तो सेल क्या करेगी, अब कौन सा डिवीजन करेगी, साइटोकाइनेसिस। अब सेल करेगी कि अपना सेल जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या करना, अलग चालू कर देगी। तो ये सेल थी, सेल बीच में से क्या होगी, ऐसे बनना चालू होगी ताकि ये अपना एक सेल इधर बना ले और एक सेल उधर बना ले। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस डिवीजन की वजह से दो डिप्लॉयड आइडेंटिकल, ये भी डिप्लॉयड सेल थी जिसमें डिवीजन हुआ और ये बनने वाली भी क्या है, डिप्लॉयड सेल है जिसमें डिवीजन होने के बाद दो टोटल सेल बनी है। ठीक है, तो ये है आपका माइटोसिस। अगर हम उसी वक्त का आप मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर क्या है, दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो उसके अंदर क्या होगा कि प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की लॉन्गेस्ट फेज होती है। क्यों लॉन्गेस्ट फेज होती है, क्योंकि उसके अंदर अलग और भी फेज हैं जैसे कि फेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, डाइकाइनेसिस, ये सब फेज इसके अंदर आएंगी, तो इसलिए प्रोफेज 1 क्या है, उसका लॉन्ग फेज है। लेकिन सबके अंदर चाहे प्रोफेज हो, प्रोफेज में जैसा इसके अंदर हुआ वैसा ही उसमें होगा। क्या होगा, क्रोमेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन, जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसका क्या होगा, संघनन होगा। फिर मेटाफेज की बात करेगा तो चाहे मियोसिस 1 की मेटाफेज हो, चाहे मियोसिस 2 की, चाहे आपकी माइटोसिस की मेटाफेज हो, दोनों के अंदर एक काम कॉमन है, क्या, क्रोमोसोम मटेरियल जो होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इक्वेटर पर आकर लाइन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने से भली बात ही परिचित होंगे आप लोग, है ना। तो लाइन लगा लेंगे ये क्रोमेटिक मटेरियल, कहाँ, इक्वेटर पर। फिर अगर हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में क्या होगा, उसी समय जब वो इक्वेटोरियल पर लाइन लगाएंगे तो स्पिंडल फाइबर आके उनसे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और एनाफेज में स्पिंडल फाइबर क्या कर देता है, उसको स्प्लिट कर देता है और दो अपोजिट पोल की तरफ इनका क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, तो ये इस किस में होगा, एनाफेज में। और टीलोफेज में ये क्या हो जाएंगे, टीलो का मतलब होता है एंड, तो ये कहाँ जाएंगे, एंड पर आकर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनमें साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद फिर आएगी इंटरकाइनेज। मियोसिस के अंदर इधर आया था इंटरफेज, है ना, इधर भी होगा, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा जो फेज आ रही है उसका नाम है इंटरकाइनेज। कौन सी फेज, इंटरकाइनेज। वो क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है उसे इंटरकाइनेज कहते हैं। ये किसके जैसा होता है, ये इसकी इंटरफेज जैसे ही होता है। क्यों, क्योंकि ये सेल को मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना। पहले शादी करके आ गए, अब दूसरी शादी में जाना, तो पहली शादी में मेकअप खराब हो गया तो दूसरी शादी के लिए मेकअप तैयार कर रहा है, तो वो से इंटरकाइनेज कहते हैं। जैसे ही इंटरकाइनेज खत्म हो जाएगा तो मियोसिस 2 यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 स्टार्ट होगा। इनका भी सेम टू सेम, जो मियोसिस 2 है वो सेम टू सेम किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा। किसके जैसा, माइटोसिस के जैसा। ठीक है, फिर अगर हमने मियोसिस का ओवरऑल देखा तो मियोसिस के अंदर हमें 2n सेल से हमें क्या मिल गई, 4n सेल मिल गई, है ना। तो ये था 2n, उससे क्या हो गया, हैप्लॉइड मिल गया, यानी कि इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल। तो दो बेसिक इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू मैंने बता दिए। पहला, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसके अंदर जितने क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल में होंगे उतने क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, और आपके मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट के होगा उसका हाफ क्या होगा, डॉटर सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमने ओवरव्यू आपको एक दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपका सेल डिवीजन का ओवरव्यू है। अब अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल जाइगोट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। अपनी लाइफ साइकिल किससे करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट से। ठीक है, अब जाइगोट कैसे बनता है, आप भली बात जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कब होता है, जब मेल के स्पर्म आपकी वेजाइना में डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही वेजाइना के अंदर आपका जो मेल का स्पर्म क्या है, डिस्चार्ज हुआ और इधर से क्या एग सेल निकल के आया, तो ये इधर से एग सेल आया और इधर से स्पर्म आया।
इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो जैसे स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उनका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, तो जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल्ड है जिससे सारे रिप्रोड्यूसिंग, सारे जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म हैं उनका जीवन चक्र इसी सेल से स्टार्ट होता है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल स्टेज है। कैसी स्टेज है, यूनिवर्सल स्टेज है, सबके अंदर पाई जाएगी। फिर लिविंग सेल जो है, लिविंग सेल क्या क्या करती है, ग्रोथ करती है। ग्रोथ कैसी होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, किसके अनुसार, साइटोप्लाज्म की वृद्धि के अनुसार ग्रोथ जो है आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर इसके बाद इसको क्या करती है, डिवाइड करती है, ग्रोथ भी करेगी और डिवाइड करेगी। तो ग्रोथ साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, किसके रिस्पेक्ट में, साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। और डिवाइड करेगा मतलब अब सेल पुरानी सेल है, उससे हमें क्या करना है, नई सेल बनाना, तो उसके अंदर विभाजन हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को, है ना। तो वो है जो आपका डिवीजन है, वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर क्या है, सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो ग्रोथ और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना। जो भी जितने भी जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उन सारे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये आपका लिविंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल का मतलब होता है एक सेल में विभाजन के बाद कितने समय में, कितने पीरियड में दूसरी सेल का निर्माण, दो मतलब उससे पुत्री सेल, संतति सेल का निर्माण होता है, तो वो सेल साइकिल या सेल साइकिल पीरियड कहलाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो देखिए सेल डिवीजन के आपको हम बहुत अच्छे से, सेल डिवीजन है ना, कैसे किस से प्रोसेस से बना है ये देख लीजिए। सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन की बात करें तो एक तो है इसकी माइटोसिस फेज, कौन सी है, माइटोसिस फेज, और एक इसकी है जो प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस यानी कि इंटरकाइनेस फेज, कौन सी है, इंटरकाइनेस फेज, है ना, इंटरफेज, सॉरी कौन सी फेज है, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज, तो ये वाली जो है इधर से लेकर इधर तक ये है माइटोसिस, यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ होता है और उसकी तैयारी इंटरफेज में होती है। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है, माइटोसिस के अंदर, और उसकी तैयारी कहाँ होती है, इंटरफेज में, है ना। एक्चुअल शादी तो स्टेज पर होती है, वरमाला जयमाला तो स्टेज पर होती है, लेकिन तैयारी तो बहुत दिन पहले से हो जाती है। तो भैया ये तैयारी है और ये क्या है, जयमाला है। ठीक है, तो इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में सबसे पहला फेज होता है जी फेज। कौन सा फेज होता है, जी फेज। जीवन फेज की बात करोगे तो जीवन फेज जो आपका फर्स्ट फेज है वही क्या होता है, इंटरफेज का सबसे लंबा आपका क्या बोलते हैं, पीरियड है। इसके अंदर सेल क्या होती है, ग्रोथ कंटिन्यूअस करती है और सेल एक्टिव होती है। फिर अगर एस फेज की बात करोगे तो एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। क्या है, सिंथेसिस फेज। कौन सी फेज है, सिंथेसिस, है ना, संश्लेषण अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, ये किस किस के, पहली बात तो ये G1 एंड G2 के विटामिन है, G1 और G2 अवस्था के मध्य पाई जाती है। दूसरा नाम है सिंथेसिस, मतलब किसी ना किसी चीज का इसके अंदर क्या होना है, निर्माण होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, सब में पूछा जाता है कि सिंथेसिस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण एस फेज के अंदर होता है। फिर G2 फेज के अंदर आते ही सेल कहाँ इंटर हो जाएगी, ये प्रिपरेशन माइटोसिस, तुरंत किसके बाद किसमें इंटर हो जाएगी, आपकी माइटोसिस। माइटोसिस की बात करेंगे तो बोल दिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर जो भी अनुवांशिक पदार्थ है उसमें संघनन होगा। मेटाफेज के अंदर अनुवांशिक पदार्थ की लाइन लगेगी, मतलब इक्वेटोरियल पर आकर वो क्या देंगे, लाइन देंगे, और वहीं उनका स्पिंडल फाइबर आकर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। फिर अगर हम एनाफेज की बात करेंगे तो एनाफेज में जो आपका क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे या खींचे चले जाएंगे, और टीलोफेज में वो अपोजिट एंड पर जाकर पहुंच जाते हैं और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनेल्स का रीअपीयरेंस, दोबारा उनका निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था माइटोसिस के लिए। फिर अगर हम बात करें इंटरफेज की तो इंटरफेज बिटवीन क्या है, बिटवीन टू सक्सेसिव, है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज
दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो पाई जाती है उसे इंटरफेज कहते हैं। एम फेज क्या होता है? एम फेज बता दिया, जहां एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर होती है। क्या होता है? जहां एक्चुअल सेल डिवीजन क्या होता है वही आपकी एम फेज कहलाती है। और ये स्टार्ट कहां से होती है? इट इनिशिएट विथ न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस, मतलब शुरू सबसे पहले होगा न्यूक्लियस के डिवीजन से, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और बाद में खत्म कहां से होगा? साइटोकाइनेसिस से। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, न्यूक्लियर के डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है किसका विभाजन? नाभिक का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब है जीव द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन। ठीक है, फिर किसी किसी सेल डिवीजन में जो टाइम टेक है, कितना टाइम लगता है, वो हर सेल का अपना अपना अलग होता है। ह्यूमन सेल के अंदर 24 आवर लगते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक ह्यूमन सेल अपना विभाजन कितने समय अंतराल में पूरा करता है, तो वो 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ईस्ट की बात करोगे तो ईस्ट अपना सेल डिवीजन है ना कितने समय में? 90 मिनट में पूरा करता है। और ई कोलाई की बात करोगे तो वो अपना सेल डिवीजन 20 मिनट में मतलब कंप्लीट करता है। यही आपका एक और इम्पोर्टेंट बन गया कि ई कोलाई सबसे कम समय, मतलब इनमें क्या है, कम समय में विभाजन पूरा कर रहा है, इसीलिए ई कोलाई का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। आप जेनेटिक्स में देखो, आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देखो, उसके अंदर ई कोलाई लिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी विभाजन पूरा कर लेगा। 20 मिनट में उसका एक जीवन चक्र, एक सेल साइकिल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम करता है, इसलिए इसको जेनेटिक्स में बहुत उपयोग करते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े तो चलिए, तो हमने अब देखा इंटरफेज, ये पूरा था। उधर माइटोसिस है, ये साइटोकाइनेसिस जो है आपका होगा। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरफेज क्या है? फेज बिटवीन टू सेल डिवीजन। दो सेल डिवीजन के बीच की जो फेज है वो क्या कहलाती है? इंटरफेज कहलाती है। ठीक है, दो सेल डिवीजन के बीच की फेज क्या कहलाती है? इंटरफेज। ओके, डिवाइड इनटू 3 फेज, इसकी सब फेज 3 है, G1, S और G2 है ना। इंटरफेज को 3 और सब फेज में क्या किया? विभाजित किया है। पहला है G1, दूसरा है S, तीसरा है G2। G1 का मतलब गैप 1, S का मतलब सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब गैप 2। ठीक है, इनको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। तैयारी अवस्था, तैयार कर रही है उसको माइटोसिस के लिए। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या होती है? आपकी लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की। हाँ बिल्कुल, आप बोलते हैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा समय तैयार होने में लगता है, तो लॉन्गेस्ट फेज उनका क्या है? तैयार होना। तो भैया तैयार होने में, माइटोसिस के लिए, सेल को तैयार होने के लिए अच्छा खासा भर भर के किलो का श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तो वो इसलिए कौन सी है? लॉन्गेस्ट फेज है आपकी इंटरफेज। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। इन दिस फेज सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव है। या तो मेटाबॉलिकली एक्टिव बोल रहा है या एक्सट्रीमली एक्टिव, मतलब इस अवस्था में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है। सही है, डिवाइड नहीं कर रही है तो वो अपने और काम तो करेगी, उपाप चयन तो करेगा, तो एक्सट्रीम एक्टिव कंडीशन होती है। कौन सी? इंटरफेज। फिर क्या होता है? अगर जीवन अवस्था में कोई सेल क्या होती है कि वो क्या करेगी कि अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ले जाएगी कि अब उसमें विभाजन नहीं होगा, तो उसको बोल देते हैं G0 फेज, है ना। सुषुप्त अवस्था आ गई, उसके अंदर विभाजन अब नहीं होगा, तो उसे G0 कहते हैं। तो क्या होता है कि सेल साइकिल रिमेन्स अरेस्टेड, मतलब सेल साइकिल एक जगह आके अरेस्ट हो जाता है। कौन सी अवस्था? ओनली G1 फेज के बाद, तो वो अवस्था कहलाती है G0 फेज। क्या कहलाती है? G0 फेज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, G0 फेज का मतलब क्या है? G1 फेज में ही सेल्स का क्या हो जाएगा कि रुक जाएगा विभाजन, अब नहीं होगा, तो उसे G0 अवस्था कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। फिर सेल साइकिल स्पेशल प्रोटीन से जुड़ा होता है जिसको साइक्लोन कहते हैं या CDK, MPF। इट मीन्स इट इज कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। जो आपका सेल साइकिल है वो स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से, ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन जिसे साइक्लिन्स है ना या एंड CDK, MPF कहते हैं, जो कि क्या कोऑर्डिनेटेड रूप से है ना, सब एक साथ समन्वय रूप से क्या करते हैं? काम करते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है? सेल डिवीजन होता है।
तो इंटरफेज हम अप्रॉक्स 95% ड्यूरेशन रखता है सेल साइकिल। एक ही बात बार बार रिपीट हो रही, इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है। इंटरफेज में पूरे साइकिल का 95% 95% समय लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोले अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले इंटरफेज हो गया, इंटरफेज के बाद आपकी मेटाफेज आएगी, है ना। तो मेटाफेज के अंदर क्या है, ये जो क्रोमेटेड मटेरियल है सबसे पहले ये था। प्रोफेज आया तो क्रोमेटेड मटेरियल बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। क्या हो गया, कंडेंस हो गया, संघनन हो गया। संघनन बन के वो क्या बनते हैं, एक्स के रूप में बहुत सारे बन गए होंगे, है ना, क्रोमोसोम बन गया। फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा तो ये क्या लाइन लग जाएगी इनकी, और लाइन लग गई तो यहाँ है कौन सा, सेंट्रोल, जिससे क्या निकले हैं स्पिंडल फाइबर, वो क्या होते हैं इनसे अटैच हो गए। स्पिंडल फाइबर कानेटोकोर से जाकर अटैच हो गए, ये मेटाफेज है। फिर क्या होगा कि ये आपस में क्या हो गए, टूट जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, खिंचने लगेंगे। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर की मदद से खिंचने लगेंगे तो वो एनाफेज हो जाएगी। जैसे ही ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अदर ऑर्गेनेल्स गायब हो गए थे वो बनना चालू हो जाएंगे और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। फिर अगर हम बात करें फेज की, ठीक है, तो आपकी कौन सी पहली फेज है, G1 फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। क्या नाम है, G1 फेज और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए सिंथेसिस क्यों, पहली पुनर है, सिंथेसिस फेज के पहले वाली है, इसलिए नाम क्या है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। ये क्या करती है, इंटरवल बिटवीन है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। बिल्कुल सही बात है, इधर माइटोसिस चालू होगा और इसके बाद डीएनए का रिप्लिकेशन चालू होगा, है ना, इधर माइटोसिस हुआ होगा। तो ये क्या है कि माइटोसिस के और डीएनए रिप्लिकेशन के बीच का फेज है। ठीक है, सेल ग्रोथ इस अवस्था में होती है, ये भी लॉन्गेस्ट फेज है, बता दिया आपको। इंटरफेज का सबसे लंबा वाला जो चरण है वो G1 फेज है ना, गैप 1 फेज होगा। सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेशन ऑकर, है ना। जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, जो उसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, उन सब का क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और उन सारे ऑर्गेनिज्म का इसी अवस्था में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है ना। उनका डुप्लीकेशन मतलब वो अपनी एक कॉपी और बनाते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन भी इसमें फॉर्म होते हैं, बनते हैं इस अवस्था में, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, वो भी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। फिर क्या आता है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस mRNA, rRNA स्मॉल है, स्मॉल सब स्मॉल है ना, और tRNA। न्यूक्लियस के अंदर आपका rRNA, mRNA, tRNA का भी क्या होता है, निर्माण होता है। मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल बिकम वेरी हाई। इस अवस्था में, गैप 1 अवस्था में सेल की उपापचयन दर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। ये अवस्था में सेल अपनी ग्रोथ को क्या रखता है, कंटिन्यूअस रखता है। बट डीएनए का रिप्लिकेशन कैन नॉट बी ओकर। ये ध्यान रखना कि इस अवस्था में सेल उपापचय रूप से तो अधिक सक्रिय है, परंतु डीएनए का प्रतिलिपिकरण इस अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके, ये माइटोसिस और डीएनए के प्रतिलिपिकरण के बीच वाली अवस्था है। ठीक है, फिर हम अगर आगे बढ़े तो गैप 1 के बाद आपकी फेज कौन सी है, गैप 1 के बाद आपकी फेज आती है आपकी कौन सी, आपकी आई है एस फेज। क्या फेज है, एस फेज, यानी कि सिंथेसिस फेज। एस फेज की बात करें तो ये एक G1 और G2 दो अवस्थाओं के बीच में होता है, गैप 1 और गैप 2 अवस्था के बीच में है। इसमें रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, इट बिगिंस इन न्यूक्लियस एंड डीएनए अमाउंट इंक्रीज टू 2C to 4C, है ना। इस अवस्था में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण, डीएनए का रिप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है, तो एस अवस्था यानी कि सिंथेसिस अवस्था में होता है। तो पहले डीएनए 2C होगा तो फिर डबल होकर क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ध्यान रखना, डीएनए का तो प्रतिलिपिकरण होता है परंतु क्रोमोसोम्स की संख्या डबल इंक्रीज नहीं होती है ना। कैन नॉट चेंज, क्रोमोसोम्स नंबर कैन नॉट चेंज, है ना। हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये भी ध्यान रख लेना कि एस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा। अब देखिए, आपको मैंने बताया था एक धागा जो है वो डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को हमें
इतनी छोटी से कितने मीटर का होता है, 2 मीटर का डीएनए होता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन बन जाए। तो इस 2 मीटर के डीएनए को ऐसी कोशिका के अंदर डालना है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर उसके न्यूक्लियस में डालना है जो भी इतना छोटा है कि उसको भी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसके अंदर 2 मीटर समाएगा कैसा, कितना भी पतला धागा ले लो 2 मीटर बहुत होता है। तो इसकी मदद करता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पैकेजिंग प्रोटीन होते हैं। क्या करते हैं, ये पैक करने का काम करते हैं। 2 मीटर के डीएनए को इतनी बढ़िया तरीके से पैक कर देते हैं कि उस छोटी सी छोटी माइक्रोस्कोपिक कोशिका के नाभिक में क्या होता है, समा जाता है। तो ये भी कहाँ बन गए, सिंथेसिस फेज में। क्यों, क्योंकि हमें आगे की फेज में जो प्रोफेज स्टार्ट होगी तो ये धागा है, इसका हमें कंडेंसेशन करना पड़ेगा, संघनन करना पड़ेगा, और हमें क्या बनाने, क्रोमोसोम बनाने। तो वो किसकी मदद से बनेंगे, हिस्टोन प्रोटीन के। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने पहले भी बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सबको ये तो याद रहता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहाँ होता है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसी अवस्था के साथ, इसी अवस्था के समय होगा। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन नाभिक में चल रहा होता है और सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन आपका साइटोप्लाज्म में चल रहा था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है वो हम आगे जब हम ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, पर एक झलक आपको दिखा दी है कि एक तरफ तो कंटिन्यूअस होता है और एक तरफ क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस वाले को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस वाले में। और ये जो दिख रहा है ये वाई चेन जैसा स्ट्रक्चर है। अगर आपने पेंट की चेन वगैरह देखी हो या जैकेट की चेन, तो वो कैसा होता है कि चेन अगर खुलता है तो वो ऐसा खुलता है, तो वही स्ट्रक्चर इसमें भी डीएनए रिप्लिकेशन के समय बनता है। ये डीएनए एक था, इसको तोड़ दिया, अब ये 2 बन गए, एक ये डीएनए और एक ये डीएनए। तो ये क्या हो गया, डीएनए का प्रतिलिपिकरण यानी कि रिप्लिकेशन। ठीक है, इसको और डीप में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगर हम आगे बढ़े तो G2 फेज, G2 फेज की बात करें तो ये पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्म ग्रोथ है ना। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म की क्या होती है, वृद्धि होती है। साइटोप्लाज्म की वृद्धि होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होता है। लार्ज अमाउंट में ट्यूबुलिन प्रोटीन, आरएनए, ये सब क्या होते हैं, बनते हैं। G2 फेज के बाद, गैप 2 फेज के बाद ही एक्चुअल माइटोसिस शुरू होता है। तो एक्चुअल जो युद्ध है, एक्चुअल जो हमारा काम है वो अब शुरू होने वाला है। लेकिन उसके पहले हम देखें कि रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को रेगुलेशन कैसे किया। तो कैरियोप्लाज्म थ्योरी जो है उसने ये बोला कि माइटोसिस ऑकर ड्यू टू डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ सेल। सेल का एक न्यूक्लियस कैरियोप्लाज्म का इंडेक्स होता है, यदि वो इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा विभाजन शुरू हो जाता है। KI जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी ने ये बोला, पहली थी कैरियोप्लाज्मिक थ्योरी, दूसरी सरफेस एरिया वॉल्यूम थ्योरी, वो ये बोलती है कि से दैट व्हेन सेल ग्रो इन अ साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज मोर देन इंक्रीज इन अ सरफेस एरिया। मतलब सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये देखो ये सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, तो ये ग्रोथ हो रही है तो वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है कि इसका सरफेस एरिया उसके मुकाबले में उतना नहीं बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है और सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि सेल फटने का शुरू हो जाएगी। तो फटने से अच्छा वो क्या करती है, विभाजन करने लगती है। जैसे कि देखो अगर छोटी शर्ट हो और व्यक्ति मोटा हो जाए तो उसके शरीर के भाग हमको क्या होते हैं, दिखने लगते हैं। ये शर्ट के यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको उसका विचित्र आपका प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम थ्योरी भी यही कहती है कि सेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ जाता है कि उसका सतही क्षेत्रफल उतने मुकाबले नहीं बढ़ता, तो सेल क्या होगी, विभाजन के लिए अग्रसर हो जाएगी या सेल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलता है साइटोप्लाज्मिक रेशियो के अनुसार, और सरफेस एरिया थ्योरी बोलती है कि वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, सरफेस उतना नहीं बढ़ता है। फिर ये देख लीजिए, बता दिया माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो था MPF, क्या था, MPF, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर के इस चक्र के द्वारा ही ये क्या करते हैं, आपके सेल डिवीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आप इतना ही ध्यान रखिए कि कैरियो जो काइनेस इंडेक्स वाला था और सरफेस वॉल्यूम वाला जो थ्योरी थी उनका क्या मतलब है। तो कैरियो काइनेस इंडेक्स का मतलब था कि इसका और साइटोप्लाज्म का क्या चलता है,
आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, संबंध होता है। और वॉल्यूम वाले की बात करोगे तो वॉल्यूम वाला कहता है, वॉल्यूम सरफेस थ्योरी कहती है कि वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है उतना सरफेस नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसका रिजल्ट होता है कि सेल डिवीजन हो जाए। जी नॉट फेज हम आपको बता चुके हैं, जी नॉट फेज या क्विसेंट फेज भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जी नॉट का एक और नाम क्या है, गैप जीरो फेज या क्विसेंट फेज का मतलब क्या है, तो टेम्परेरी या परमानेंट सेल का मतलब हो सकता है कि ये क्षणिक हो, है ना, कुछ समय के लिए है, टेम्परेरी हो, परंतु हो सकता है कि ये परमानेंट हो। जब सेल के अंदर ऐसी अवस्था आ जाए कि अब वो विभाजन नहीं करे, या तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए विभाजन बंद हो जाएगा, तो उस अवस्था को जी नोट या क्विसेंट फेज कहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव बिकम रेस्टिंग, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, जैसे कि हार्ट सेल। हार्ट सेल में विभाजन नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जी नोट वाली अवस्था में कौन सी सेल रहती हैं, तो हार्ट यानी कि आपके हृदय जो आपका हर किसी से लग जाता है, दिल, उसी की जो कोशिका होती हैं वो विभाजन नहीं करती हैं। तो आप जो बोलते हैं ना बार बार दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, ज़्यादा मत तोड़ना, उसकी कोशिका विभाजित नहीं होती हैं, जितनी है उतनी है, एक बार दिल टूटा तो सब काम तमाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम शुरू करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को हमने क्या नाम दिया, इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम दिया, इक्वेशनल और सोमेटिक सेल डिवीजन, है ना। दो प्रकार की सेल, गेमेटिक सेल, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का मतलब होता है जिनके अंदर जो अदर सेक्स ऑर्गन या सेक्स सेल को छोड़कर जो सेल होती हैं उनको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। सोमेटिक सेल के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल मतलब जितने आपके अनुवांशिक पदार्थ रखने वाली इस कोशिका होगी उतने अनुवांशिक पदार्थ वाली दूसरी संतति कोशिका भी बनाएगी। ठीक है, तो प्लांट में ये डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्गर ने, भाई एनिमल में इन्होंने किया था वुवेरी और फ्लेमिंग ने। तो ये भी ध्यान रखना कि प्लांट में माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया, तो स्ट्रेसबर्गर ने, और एनिमल में माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया, तो वुवेरी और फ्लेमिंग ने। ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडी माइटोसिस, माइटोसिस का सबसे अच्छा अध्ययन कहाँ हो सकता है, तो ओनियन की रूट टिप सेल में। कुछ में होता है ओनियन की रूट टिप सेल में। अब देखिए ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की, जब आप देखेंगे एनसीईआरटी का जी नोट फेज यहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, और यहाँ दूसरे ही पेज पे है ना। तो यहाँ लिखा है कि भैया कि ओनियन की रूट सेल जो होती है, टिप रूट सेल जो होती है, उसके अंदर बेस्ट डिवीजन, बेस्ट माइटोसिस का अध्ययन किया जा सकता है। और क्रोमोसोम कितने हैं उस सेल के अंदर, 14। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, क्योंकि नीट हमेशा देखो कुछ भी बदलेगा नहीं, क्वेश्चन पैटर्न या सिलेबस कहाँ है, एनसीईआरटी है, तो क्या नया लाएगा, तो वो ऐसी ऐसी जगह से खोद कर क्वेश्चन लाता है जहाँ बच्चे का दिमाग ना जाए। ठीक है, तो ये कोने से आपको उठा के लाएगा। फिर माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है और दो नई डॉटर सेल का निर्माण करती है, जिनके क्रोमोसोमल नंबर, जिनका अमाउंट, डीएनए का अमाउंट या जिनके जीन जो होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने की जनक कोशिका में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ऑकर इन सोमेटिक सेल बता दिया है। हो सकता है वो हिप्लॉइड हो सकता है वो डिप्लॉइड हो सकता है वो पॉलीप्लॉइड हो। मतलब आपका जो माइटोसिस है वो हिप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड सारी कोशिकाओं के अंदर होने की संभावना रखता है, सबके अंदर हो सकता है। एम फेज जो माइटोसिस है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है ना, क्योंकि इसके अंदर सब अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वो है, तो इसलिए इसको बोल दिया मोस्ट ड्रामेटिक फेज, है ना। फिर अगर बात करें तो माइटोसिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉडी सेल। माइटोसिस का रिजल्ट, परिणाम क्या है, तो ये परिणाम है कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, सेल का जो निर्माण है वो माइटोसिस की मदद से ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी में बहुत सारी सेल मरती रहती हैं, फिर कुछ तो जरूरत होगी, तो माइटोसिस कंटिन्यूअस बहुत सारी सेल की संख्याओं को बढ़ाता रहता है। माइटोसिस इन प्लांट ऑकर इन बोथ हिप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल। पादपों के अंदर माइटोसिस अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाओं दोनों के अंदर होता है, परंतु स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि परंतु एनिमल्स के अंदर केवल और केवल डिप्लॉयड यानी कि सोमेटिक सेल 2n के अंदर ही माइटोसिस होगा। तो मतलब क्या है, प्लांट के अंदर अगुणित और द्विगुणित, हिप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कोशिकाओं के अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन एनिमल के अंदर केवल और केवल डिप्लॉइड यानी कि सोमेटिक सेल 2n वाली सेल के अंदर ही होगा। एक्सेप्शन क्या है, हनीबी। एक्सेप्शन क्या है, हनीबी, जिसमें जो मेल है वो किससे बना है, अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो ये उसके आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए, ये आपको पूरा बेसिक से आपके इस
सेल डिवीजन के बारे में, माइटोसिस के बारे में, सोमेटिक डिवीजन के बारे में बताएंगे। सबसे पहला हमने देखा कि माइटोसिस के पहले जो है ना इंटरफेज है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, सेंट्रोल है, क्रोमेटिन है। आपके किसका, न्यूक्लियस का, आरएनए का, सॉरी डीएनए का क्या हुआ था, डुप्लीकेशन रिप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था डीएनए का, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि जो अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या हो गए थे कि आपके इसमें जैसे ही आपकी प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज चालू होगी, सेंट्रियोल क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, एस्टर फॉर्म होंगे और मूव हो जाएगा अपोजिट उधर पोल्स की तरफ में। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसइंटीग्रेट यानी कि खत्म होने लगेगी। अदर ऑर्गेनेलीज भी क्या होंगे, खत्म होने लगेंगे। जो आपका जेनेटिक अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या करेगा, कंडेंसेशन करना लगेगा यानी कि संघनन होने लगेगा। फिर अगर हम बात करें लेट इंटरफेज तो क्या होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच चुका होगा, एस्टर भी अपोजिट पेज पे, मतलब जो धागे नुमा संरचना है वो बनने लगेंगी। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर, है ना। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः खत्म हो जाएंगे, कब, लेट प्रोफेज में, है ना, अर्ली और लेट प्रोफेज। फिर अगर हम बात करें कि आपका जो आपकी मेटाफेज आएगी, ये प्रोफेज था, मेटाफेज आएगी तो क्रोमोसोम्स कहाँ आके इक्वेटर यानी कि उधर इक्वेटर में बीच वाली लाइन पर आकर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इन पर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर से, है ना, सेंट्रोमियर के किस पर, काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ जाएंगे। फिर अर्ली एनाफेज में क्या होगा कि इनका मूवमेंट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर ये अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम्स अदर जाएंगे एक पोल की तरफ और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जाएंगे, है ना। लेट मेटाफेज में ये पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपकी टीलोफेज आ जाएगी तो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से इन क्रोमोसोम्स के आसपास बनने को शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनने लगेगी। फिर जैसे ही माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सेल में माइटोसिस में कौन सा, साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा और 2 डॉटर सेल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू है माइटोसिस के लिए। अब हम एक एक सेल, एक एक अवस्था को देखते हैं। चलिए, डिवीजन फेज यानी कि एम फेज है। एम फेज में न्यूक्लियर और साइटोफेज डिवीजन क्या होते हैं, होता है इसके अंदर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया हमने 4 फेज में, है ना। कैरियोकाइनेसिस जो है ना, नाभिक के जो विभाजन है उसको हमने 4 अवस्थाओं में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अगर हम प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज जो है वो आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। कौन सी है, लॉन्गेस्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस की यानी कि नाभिक विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, प्रोफेज है। क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं एज पेयर ऑफ क्रोमेटिड ज्वाइंट बाई अ सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर की मदद से क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं और एक पेयर के रूप में दिखने लगते हैं। यानी कि जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाता है, कंडेंसेशन, संघनन स्टार्ट होता है, हम बता चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ईच सेंट्रियोल सेपरेट एंड स्टार्ट टू मूव अपोजिट पोल ऑफ सेल, है ना। जो सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन एस फेज में हुआ था वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ ग्रोथ, अपनी वृद्धि यानी कि गति लगा लेंगे, उधर की तरफ जाने लगेंगे। अराउंड ईच सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। देखना, ये ध्यान रखना कि जो एनिमल की सेंट्रियोल, एनिमल का जो सेंट्रियोल होता है उसमें एस्ट्रल रेज का मतलब होता है कि मान लो जैसे कहीं से रोशनी फेंकते हैं ना तो किरणें अलग अलग दिखती हैं, तो ऐसे ही सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट वहाँ पोल पे पहुँच जाता है। तो वो जैसे ही उस पोल पे ये सेंट्रियोल पहुँच गया तो इससे ये एस्ट्रल रेस का क्या होता है, निर्माण होता है। ये केवल और केवल एनिमल के विभाजन के समय ही होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रोफेज के बाद तो इसमें जो संरचना बनती है वो उसे क्या बोलते हैं, वुलन बॉल बोलते हैं, है ना। क्यों बोला वुलन बॉल, है ना, एक ऊन के गुच्छे जैसी संरचना बनती है तो इसलिए उसका नाम है वुलन बॉल या स्पाइरो स्टेज। कब, प्रोफेज की बात कर रहे हैं।
फिर एन एस्ट्रल माइटोसिस कहाँ होता है? एन एस्ट्रल माइटोसिस होता है प्लांट के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ एस्ट्रल मतलब सेंट्रोल के पास में जो किरणें हैं, जो रेज हैं, उनका निर्माण नहीं होता है, इसलिए उनमें एन एस्ट्रल माइटोसिस कहा जाता है। सेंट्रोल्स आर अब्सेंट एंड नो एस्ट्रल रेज आर फॉर्म, है ना, क्योंकि प्लांट के अंदर सेंट्रोल नहीं होता है तो जो एस्ट्रल रेज हैं वो नहीं बनती हैं, इसलिए उसमें उसका नाम दिया एन एस्ट्रल माइटोसिस। और एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस है जिसमें एनिमल में एस्ट्रल्स आर प्रेजेंट, है ना, यानी कि सेंट्रल होगा तो सेंट्रल में क्या होते हैं? एस्ट्रल होते हैं, तो उस विभाजन को एम्फी एस्ट्रल बोल दिया जाता है। तो कुछ नहीं है कि जब सेंट्रल होगा तो आपकी एस्ट्रल रेज बनेगी तो उसे एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस बोल दिया। सेंट्रल नहीं है तो एस्ट्रल रेज जो किरणें हैं नहीं बनेंगी तो उसको एन एस्ट्रल माइटोसिस बोल दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल कैसा था, लेट प्रोफेज में और कंडेंस हो गया, है ना। फिर अगर हम बात करें मेटाफेज की, तो बेस्ट स्टेज टू गेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट स्टेज टू स्टडी फॉर मॉर्फोलॉजी और काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, है ना। बेस्ट स्टेज आपकी जो है ये बेस्ट स्टेज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं या उनकी संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली एक्स शेप के रूप में, एक एक्स संरचना के रूप में इस अवस्था में हमें दिखने लगते हैं। कंडेंसेशन कंप्लीट एंड द क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। इसमें क्या होता है कि कोशिका के जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है, उसका संघनन पूर्ण हो जाता है और क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? मेटाफेज क्रोमोसोम्स मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिन विच हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। मेटाफेज का एक सिस्टर ये थी, एक सिस्टर ये थी, दोनों को एक रस्सी सेंट्रोमियर से बांध दिया, तो ये क्या है? एक और ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। दो बहनें थी, दोनों, एक बहन को इधर मुंह किया, एक बहन को इधर मुंह किया और दोनों को बीच में एक रस्सी से बांध दिया है, तो इसी को, इनको क्या बोल दिया? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, अब ये रस्सी से बांधा और उसके ऊपर हमने लगा दिया मोटा सा टेप, है ना। तो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर इज नोन एज काइनेटोकोर। एक स्मॉल डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस पर उसे क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। यानी कि ये था, अब इसके ऊपर एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर आ गया जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और उसी पर वही साइट है किसका? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। इस साइट पर ही आके आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, किस पर? काइनेटोकोर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है कि आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से जुड़ता है या काइनेटोकोर से? तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ता है। फिर ईच सेंट्रोमर्स इज ज्वाइंड बाई टू क्रोमोसोमल फाइबर और काइनेटोकोर स्पिंडल वन फ्रॉम ईच पोल्स, है ना। जितने भी इस क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक पोल से इधर से एक स्पिंडल फाइबर आया और दूसरे पोल से दूसरा, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड टूट जाएगी, दोनों बहनें, एक उधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी। तो ईच सेंट्रोमियर ज्वाइंड बाई टू क्रोमोसोमल फाइबर, दो फाइबर से जुड़ता है, एक उधर की तरफ एक इधर की तरफ, ताकि दोनों अपोजिट पोल पर वो आधा आधा मूव कर जाए, ठीक है। फिर ये देख लीजिए, मेटाफेज बहुत अच्छे से बताया, ये क्रोमोसोम से एक एक्स था, एक यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, दोनों यहाँ से जुड़ गए हैं। एक क्रोमोसोम ये था, ये काइनेटोकोर था, एक यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? इक्वेटोरियल के बाद अपोजिट पोल पर आना शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे? सम अदर फाइबर of spindle extend from one pole to other pole. These are known as continuous fiber or non kinetochore fiber. दूसरे फाइबर भी बनते हैं, ठीक है, तो वो उनको नॉन काइनेटो फाइबर भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम रैंडम पोजीशन टू इक्वेटोरियल प्लेट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट थ्रो स्पिंडल फाइबर, इसको कॉन्ग्रेशन बोलते हैं, है ना। आपका जो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कहाँ की तरफ? रैंडम पोजीशन से किसकी तरफ? इक्वेटोरियल की तरफ जो मूवमेंट होता है, किसके द्वारा? स्पिंडल फाइबर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन। देखिए, क्रोमोसोम यहाँ वहाँ पड़े थे, ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ वहाँ पड़े थे, हमने क्या किया? उनको बांध दिया एक रस्सी से। किससे बांध दिया? एक रस्सी से। ये रस्सी से बांध दिया। जैसे ही इनको इस रस्सी से बांधा तो ये क्या करेंगे? एक लाइन में रस्सी खींचेगी तो ये सारे क्रोमोसोम्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया, है ना। तो ये मूवमेंट कहलाता है कॉन्ग्रेशन। क्या कहलाता है? कॉन्ग्रेशन। सेंट्रोमियल कहाँ लाइज? एट इक्वेटोरियल एंड आर्म्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड पोल।
सेंट्रोमियर्स कहाँ आ जाता है, इक्वेटोरियल पे आता है, और आर्म्स कहाँ होती हैं, पोल्स की तरफ होती हैं, ठीक है। सेंट्रियोल रीचेस एट अपोजिट पोल, इस अवस्था में सेंट्रियोल भी कहाँ पहुंच जाता है, अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेटाफेज था। फिर अगर हम बात करें एनाफेज की, तो ये स्मॉलेस्ट स्टेज है। कौन सी स्टेज है आपकी, स्मॉलेस्ट स्टेज है ना, और ये प्लॉइडी डबल है, सेम अमाउंट फॉर डीएनए, प्लॉइडी डबल और सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होता है इसके अंदर। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ, ये कहीं और से लिख दिया गलत है, ये क्या है आपकी स्मॉलेस्ट फेज है। कौन, एनाफेज जो है आपकी वो स्मॉलेस्ट फेज है। इसका फीचर क्या होता है, ये सेपरेशन करता है क्रोमेटिड का, और इनको अपोजिट पोल की तरफ, सेंट्रोमियर से क्या होता है, विभाजन हो जाता है क्रोमेटिड का, और वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डबल इन सेल, एच ईच क्रोमेटिड इज नाउ मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ये क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, विभाजित हो गए, तो अब डबल नंबर हो गए, कितने हो गए, डबल नंबर के क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। प्लॉइडी डबल हो जाती है, अच्छा ये सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, हाँ यहाँ ये सही पॉइंट सही है कि यहाँ क्या है, प्लॉइडी जो है वो डबल हो जाती है, सेम अमाउंट के डीएनए में अब क्रोमोसोम टूटकर क्या हो गई, संख्या बढ़ा लिए हैं, तो प्लॉइडी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम्स हैं वो टूटकर अपोजिट पोल की ओर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसलिए उनकी प्लॉइडी क्या हो, डबल हो गई। देख लीजिए, ये देखो दो बहनें थी, विभाजित हो गई हैं, नेवर सेड दैट देयर वाज अ सेकंड एनाफेज, दूसरी फेज ना आए वो बोले कि सी इज माई सिस्टर, वो टूट रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इनका क्या है, प्लॉइडी डबल। डीएनए उतना ही है, क्रोमोसोम बढ़ गए। द क्रोमोसोमल फाइबर कॉन्टेक्ट द पुल क्रोमोसोम्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, जो क्रोमोसोम फाइबर उनसे कॉन्टेक्टेड थे वो उनको क्या करते हैं, पुल करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। वाई पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म क्रोमोसोम्स रैपिडली मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड फॉर्मेशन ऑफ एपीसी, है ना। तो इसका जो है एंजाइम और फैक्टर, अदर फैक्टर को जुड़कर ये क्या करते हैं, एनाफेज की तरफ मूव कर, मतलब एनाफेज से ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो दोनों पुलिंग भी है और पुशिंग भी है, दोनों मेथड से वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। एट दिस फेज साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट, इस अवस्था में ही फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। टीलोफेज की बात करें तो ये फाइनल स्टेज है। क्रोमोसोम्स कहाँ पहुँच गए हैं, क्रोमोसोम्स आपके रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुँच गए हैं, क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिव पोल पर पहुँच गए हैं। अपोजिट स्पिंडल जो हैं पोल हैं वो डिकंडेंस हो जाते हैं, अब पहुँच गए हैं तो डिकंडेंस हो जाएंगे, मतलब खुल जाएंगे और धागा बन जाएगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, दोबारा से बनना चालू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स यहाँ पहुँच गए, खुल गए धागा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, अदर ऑर्गेनेलीज इसके बाहर बनना चालू हो गए, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, है ना। ये क्या होगा, स्पिंडल और एस्ट्रल फाइबर जो है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब यानी कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस जो है उसका मतलब था सेल डिवीजन, किसका, साइटोप्लाज्म का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन है। ये स्टार्ट होता है लेट एनाफेज से, है ना, कैरियोनिक फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, मतलब लेट एनाफेज जो होती है वहाँ से आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। अब देखना इंपॉर्टेंट क्या है, एनिमल और प्लांट में अलग अलग प्रकार से साइटोकाइनेसिस होता है। क्या है कि एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसा होता है कि मान लो ये कोशिका थी, है ना, उसमें ये क्या होता है कि इधर से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ जाके और ये इधर मिल जाएगा और ये विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है साइटोकाइनेसिस ऑकर बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन फॉर इन्वर्जिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वर्जिगेट करेगी, मतलब अंदर की तरफ धसेगी और दो सेल क्या करेंगी, टूट जाएंगी, है ना, इधर से एक बनेगी और उधर से वो बनेगी। सेंट्रोल प्रेजेंट सो नोन एज एस्ट्रल, ये तो हम पहले ही बताते हैं क्योंकि स्टार लाइक अपीयरेंस देते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट की मदद से, यानी कि आपकी ये प्लांट सेल है तो उसमें यहाँ से प्लेट बनना चालू होगा, एक क्या होगा, प्लेट बनना चालू होगा, सेल प्लेट, और ये दो सेल में विभाजित हो जाएगी। तो टेक प्लेस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन, फर्स्ट स्ट्रक्चर विच फॉर्म एट साइटोकाइनेसिस इज मिडिल लेमला, है ना, पहला साइटोकाइनेसिस में जो बीच में बनेगा वो क्या है, मिडिल लेमला। इट मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है, मैग्नीशियम कैल्शियम पेक्टेट ज़्यादा होता है। फिर क्या है, परफॉर्म फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, है ना, अब क्या दो सेल में बनना है तो इसीलिए हमने किसको बना दिया, मिडिल लेमला को बना दिया, वो क्या करेगा, दो एडजेसेंट सेल के बीच में सेल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करने लगेगा। सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होते हैं,
कोकोनट वाटर है ना, कोकोनट वाटर क्या है, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है क्योंकि उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कोकोनट एंड को वाटर तुम जब देखते हो, जो जिसे हम नारियल का पानी पीते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं हुआ, तो जितने न्यूक्लियस थे वो वहीं के वहीं पड़े रह गए, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ये रहा एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, क्लीवेज यहाँ से फरो स्टार्ट होता है, यहाँ से सेल में विभाजन इधर और इधर, फिर क्या होगा, 2 सेल में। प्लांट की बात करोगे तो देखो बीच से शुरू हुआ है, बीच से सेल प्लेट बनी है, मिडिल लैमेला बनी है और 2 सेल में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, एनिमल और प्लांट में साइटोकाइनेसिस अलग अलग प्रकार से होता है। ये देख लीजिए और अच्छे से बताया है इसको, जो आपका साइटोकाइनेसिस था ऐसे है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, कि जो माइटोसिस है आइडेंटिकल जीन कंपोजिशन है ना, आइडेंटिकल जीन कंपोजिशन के लिए माइटोसिस बहुत जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है ग्रोथ में, है ना, आरबीसी फॉर्मेशन, सेल रिपेयर, गट लिनिंग, इपिथेलियल सेल। आरबीसी, हमारी आरबीसी 120 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारी आरबीसी को बार बार बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका काम कंटिन्यूस चलता रहता है, ऑक्सीजन को खून में सप्लाई करते रहना है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन, सेल का रिपेयर, सेल का मान लो कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो हमें रिपेयर कराना पड़ता है, तो बॉडी की भी जो सेल खराब हो जाती है उनका रिपेयर कौन करता है, माइटोसिस करता है, नई कोशिकाएं बना देते हैं। जब हमें यहाँ कहीं भी चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कुछ समय बाद उस पर ब्लैक डार्क कलर का कुछ मटेरियल जमा हो जाता है, तो वो डेड सेल है, और उनके अंदर जब उसको हटाते हैं तो जैसे कि तैसा स्किन था वैसा बन जाता है, तो ये क्या, सेल रिपेयर हो गया। गट की लिनिंग, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो जितनी भी गट है उनके अंदर लिनिंग, क्योंकि उनमें बार बार मूवमेंट होता रहता है तो वो छिल जाते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, तो उनकी लिनिंग को भी बनाए रखता है। इपिथेलियल सेल का भी निर्माण करता है। सेल रिप्लेसमेंट और रिपेयर, ये भी किसका काम है, इसका ही काम है आपका माइटोसिस का। वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, है ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो के लिए भी आपका क्या है, माइटोसिस जरूरी है ना। अगर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बढ़ता रहेगा तो माइटोसिस क्या है, मतलब विभाजन नहीं होगा और ये न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। और इसके बाद प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके अंदर माइटोसिस बहुत कंटिन्यू होता है। रूट एपिकल मेरिस्टम राम और शूट एपिकल मेरिस्टम साम, ठीक है। तो ये हमारा आपने पूरा माइटोसिस हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे मियोसिस की।